हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर क्या फिर ड्रैगन कोई नया पैंतरा आजमाने वाला है। जी हां दोस्तों, वो भी भारतीय बॉर्डर को लेकर बताएंगे। साथ ही भारतीय सीमा के पास अब चीनी सैनिकों का नेतृत्व करेंगे नए PLA जनरल। जी हाँ दोस्तों, क्या है यहाँ की खबर बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने नौशहरा सेक्टर में नाकाम कर दी है घुसपैठ की बड़ी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, जिसमें घुसपैठियों को ढेर भी कर दिया गया है दोस्तों। साथ ही हमारे 2 जवान भी घायल हो गए। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, देंगे पूरी जानकारी दोस्तों कब की ये घटना है। साथ ही चीन के शी जिनपिंग की पार्टी के आगे बिछा श्रीलंका, सम्मान में जारी किए हैं सिक्के। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर साथ ही बताएंगे आपको, जहाँ पर ईरान में मिले हैं अफगान सरकार और तालिबान के बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, आतंकियों के भीषण हमले जारी बताएंगे, ये भी खबर साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे इनका टॉप एजेंडा क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिकी सैनिकों की 90% वापसी पूरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, साथ ही ताइवान की रक्षा को लेकर जापान की टिप्पणी पर भड़क उठा है चीन, जताई है आपत्ति और दे दी है बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या धमकी दिया गया है चाइना की तरफ से। साथ ही अमेरिका ने इराकी बेस पर दागे हैं ताबड़तोड़ 7 रॉकेट। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर सऊदी अरब और UAE में तेल पर बढ़ गया है भारी तनाव, जिसके बाद कीमतों में आग लगती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन हो सकता है। बताएंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीनी कर्ज के जाल में फंसा है एक और देश, दिवालिया होने की नौबत आ चुकी है दोस्तों, जिस पर ड्रैगन कभी भी कब्जा सकता है वहां की जमीन। बताएंगे वो कौन सा देश है दोस्तों। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट फेरबदल को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, अभी तक की लेटेस्ट खबर, इन सभी की जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना पूरे देश की सबसे अव्वल सेना है दोस्तों, और विदेशों में भी ऐसे कहीं पर सैनिक नहीं मिलने वाले, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। और योगी जी होने वाले हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव के बाद। तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या ड्रैगन का फिर कोई नया पैंतरा। भारतीय सीमा के पास अब चीनी सैनिकों का नेतृत्व करेंगे नए PLA जनरल। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ लगती सीमा की निगरानी करने वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व करने के लिए शू किलिंग को पदोन्नति देकर जनरल बना दिया है दोस्तों। और इसी के साथ किलिंग पिछले 7 मई में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास शुरू हुए गतिरोध के बाद बल का नेतृत्व करने वाले तीसरे कमांडर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्यवेक्षकों का कहना है कि जनरल किलिंग की पदोन्नति ने उनके पूर्ववर्ती जनरल झांग शुडोंग के भविष्य को लेकर भी अटकलों को हवा दे डाली है। शिन्हुआ संवाद समिति ने सोमवार को बताया है कि शी ने 59 वर्षीय शू किलिंग को जनरल के पद पर पदोन्नत किया है दोस्तों, जो चीन में सैन्य अधिकारियों के लिए सर्वोच्च रैंक है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है इनके पदोन्नति के पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। और ऐसे में इनको LAC पर जो सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए बैठाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको, कमेंट राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर है, सुरक्षा बलों ने नौशहरा सेक्टर में नाकाम कर दी है घुसपैठ की बड़ी साजिश, बड़ी कोशिश। साथ ही एक घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों, और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी घायल हो गए। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है दोस्तों। राजौरी जिले में LOC से लगे नौशहरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया है दोस्तों। हालांकि 2 जवान भी घायल हो गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है वहां पर। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने का प्रयास किया। अलर्ट सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि घुसपैठियों ने सुरक्षा बलों का निशाना बनाते हुए गोलीबारी की है, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी कर मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान भी घायल हो गए हैं।
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो चीन के शी जिनपिंग की पार्टी के आगे बिछा श्रीलंका, सम्मान में जारी कर दिए सिक्के। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर उसे सम्मान देने के तौर पर उसके लिए यादगार सिक्के जारी कर दिए हैं। दोस्तों श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस मौके पर 2 सोने के सिक्के और 1 चांदी का सिक्का जारी किया है। श्रीलंका और चीन के द्विपक्षीय संबंधों के भी 65 साल पूरे हुए हैं और इसी मौके पर श्रीलंका के बीजिंग के लिए इतना बड़ा पैगाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चापलूसी करने में पाकिस्तान से कम नहीं है श्रीलंका, तो आप भी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ईरान में मिले अफगान सरकार और तालिबान के बड़े नेता, साथ ही आतंकियों के भीषण हमले भी जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगान सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राजधानी तेहरान में तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है दोस्तों जब तालिबान आतंकी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भीषण हमले करते हुए बहुत तेजी से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान ने अब बागघीस प्रांत की राजधानी कलाते नौ पर पहली बार जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने तेहरान में हो रही इस बातचीत की शुरुआत करते हुए अपने शत्रु अमेरिकी सैनिकों की वापसी का स्वागत किया है और जरीफ ने चेतावनी दी है कि आज अफगानिस्तान के लोग और वहां नेता निश्चित रूप से अपने देश के भविष्य के लिए कठिन फैसले लें। इस वार्ता में तालिबान की ओर से प्रमुख वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानी कजई बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान ही है इनका टॉप एजेंडा बता दे एक और, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। दोस्तों तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान पर प्रहार करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। दोस्तों तेहरान के रास्ते होते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को के लिए कल रवाना हुए। माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम ही इस दौरे का एक मुख्य एजेंडा हो सकता है। दोस्तों रूस दौरे के दौरान ही विदेश मंत्री का पड़ाव ईरान भी होगा, जहां वो तेहरान में सरकार के साथ आधिकारिक बैठक कर सकते हैं। दोस्तों हैप्पी जर्नी एस जयशंकर जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की 90% वापसी पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन की ओर से एक बयान में कहा गया है कि लगभग 1000 C-17 मालवाहक विमान अफगानिस्तान से सैन्य उपकरण लेकर उड़ चुके हैं और कई सैन्य उपकरणों को निपटाने के लिए रक्षा रसद एजेंसी को सौंप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में करीब 90% वापसी पूरी हो चुकी है दोस्तों और 10% वापसी जल्द ही हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान की रक्षा को लेकर जापान की टिप्पणी पर भड़क उठा चीन, जताई है आपत्ति। बता दें चीन ने जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो की टिप्पणी के खिलाफ जापान के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों असो ने कहा था कि अगर चीनी सेना हमला करती है तो जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा करनी चाहिए। जापान टाइम्स अखबार ने मंगलवार को कहा है कि असो ने संकेत दिया है कि जापान ताइवान पर सुरक्षा चीनी आक्रमण को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा के तौर पर देखेगा और इससे जापान को अमेरिका के साथ उसकी रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो अमेरिका ने इराकी बेस पर दागे हैं ताबड़तोड़ 7 रॉकेट। वहां की सेना ने किया है ये दावा। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका ने इराकी बेस पर ताबड़तोड़ 7 रॉकेटों से हमला कर दिया है। ये जानकारी इराक सेना द्वारा दी गई है। दोस्तों हालांकि इस घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। आपको बता दें इससे पहले मंगलवार को देश के पश्चिम में अमेरिकी सैनिकों के एक बेस हाउसिंग पर रॉकेट हमले के कुछ घंटे बाद अमेरिकी बलों ने सोमवार रात बगदाद में अपने दूतावास के ऊपर एक सशस्त्र ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों इराकी सैन्य बलों ने इसकी पुष्टि भी की है कि बगदाद में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने दूतावास के ऊपर मंडरा रहे विस्फोटकों लेस ड्रोन को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि इराक में इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर 47 हमले हो चुके हैं, जहां 2500 अमेरिकी सैनिकों की जिहादी इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के हिस्से के रूप में तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी हितों पर जो हमले अब तक
तक हुए उनमें से 6 ड्रोन हमले शामिल रहे हैं, जो गठबंधन सेना के लिए चुनौती बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें ऐसे में तो सऊदी अरबिया और यूएई में तेल पर बढ़ा है भारी तनाव। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगी आग भड़कने की आशंका से टेंशन में है हमारा भारत। बता दें, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है, उल्टा इजाफे की रफ्तार और तेज हो सकती है दोस्तों। इसकी वजह है तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सहमति ना बन पाना और सऊदी अरब यूएई विवाद गहराना। दोनों देशों के रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारत सहित उन सभी देशों को भुगतना पड़ सकता है जो बड़े पैमाने पर इन देशों के साथ तेल आयात करते हैं। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि इस जंग से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस की अंदरूनी कलह ने तेल बाजार में काफी हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जो पिछले 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई में आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। दरअसल सऊदी अरब ने तेल उत्पादन न बढ़ाने की मौजूदा डील को साल 2022 तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात इससे सहमत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये भारत के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, एक तो वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम काफी आसमान छू रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में इन दोनों देशों के बीच जो झड़प हो रही है इस पर और भारत में दाम बढ़ सकते हैं। आपका क्या मानना है ऐसे में दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान में बनने वाले हालात से जुड़े हैं चीन के बड़े हित, चाहता है तालिबान का सहयोग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की फौज की वापसी के साथ बन रहे हालात से चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान से चीन के बड़े हित जुड़े हुए हैं। हालांकि चीन घोषित तौर पर दूसरे देशों में दखल न देने की नीति पर चलता है, लेकिन पर्यवेक्षकों के मुताबिक अफगानिस्तान में बन रहे हालात पर उसकी निगाहें टिकी हुई है। ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के प्रतिनिधियों ने तालिबान के साथ गुप्त वार्ताएं भी की है। दोस्तों, चीन ने इस बारे में चुप्पी साधे रखी है कि उसकी तालिबान से क्या बात हुई है, लेकिन अधिकारियों और राजनयिकों के हवाले से मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक उन वार्ताओं के आधार पर चीन अपनी अफगान रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान चाइना को नहीं हासिल होना चाहिए दोस्तों, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। चाहे भारत को आगे आना पड़े तो हमें वो मंजूर है, ये बात जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि अमेरिका के पीछे हटते कदम और अल कायदा की वापसी का बड़ा खौफ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख चिंतित और उनकी चिंता भी जायज है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश से अफगानिस्तान में बाकी बची पश्चिम सेनाएं जल्दबाजी में देश छोड़ रही हैं और इस वजह से तालिबान विद्रोहियों का हौसला बढ़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में अल कायदा को अपना नेटवर्क दोबारा शुरू करने का अवसर मिल जाएगा दोस्तों, और ये संगठन एक बार फिर दुनिया भर में हमलों की साजिश रच सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपके क्या वक्तव्य होंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तुर्की के किलर ड्रोन पर पाकिस्तान की पैनी नजर, चीन के साथ दोस्ती ने बढ़ाई भारत की बड़ी टेंशन। बता दें, आर्मीनिया के खिलाफ भीषण जंग में अजरबैजान का साथ देने वाले पाकिस्तान की नजरें अब तुर्की के घातक ड्रोन विमान बाय रफ्तार TB2 पर टिक गई है। दोस्तों, ये वही किलर ड्रोन है जिन्होंने नागोर्नो काराबाख में तबाही मचा दी थी। इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान अब कश्मीर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर तुर्की के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना चाहता है। तुर्की पाकिस्तान चीन की इस नापाक जोड़ी के साथ आने से भारत की टेंशन भी बढ़ गई है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीनी कर्ज के जाल में फंसा है एक और देश, दिवालिया होने की आ गई है नौबत, जिस पर ड्रैगन कभी भी कब जा सकता है जमीन। बता दे दोस्तों आपको कि श्रीलंका मालदीव के बाद अब एक और देश चीनी ड्रैगन के कर्ज के शिकंजे में कसता नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दे वो देश है यूरोप का छोटा सा देश मोंटेनेग्रो। जी हाँ दोस्तों, मोंटेनेग्रो चीन से बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए लिया गया $1 अरब का कर्ज चुकाने में असमर्थ साबित हुआ है। दोस्तों, बता दें इस कर्ज को एक विशाल हाईवे बनाने के लिए लिया गया था, लेकिन वो अभी केवल कुछ ही दूरी तक बन पाया है। इसके बाद भी मोंटे
मोंटेनेग्रो को पूरा कर्ज लौटाना पड़ रहा है। मोंटेनेग्रो ये कर्ज नहीं लौटा पाता है तो वो दिवालिया हो जाएगा और चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, डेली मेल के इस मुताबिक रोचक बात यह है कि इस परियोजना में चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन लगी हुई है और ये चीन से बुलाए गए मजदूरों के जरिए पुल बना रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम इमरान खान ने की है बड़ी घोषणा, करदाताओं का पैसा बचाने के लिए निजी समारोह में नहीं करेंगे प्रोटोकॉल व सुरक्षा का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक ट्वीट में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो खर्च को न्यूनतम करने और आम जनता की परेशानियों को कम करने के लिए मंत्रियों, गवर्नर और सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्यमंत्रियों को मिली सुरक्षा और प्रोटोकॉल की भी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल अगले हफ्ते इस संबंध में एक व्यापक नीति पर फैसला लेगा। ऐसे में दोस्तों, आप पाकिस्तान की स्थिति को समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि किस लेवल तक पहुंच गया है ये पाकिस्तान। अब उसको नहीं मिलने वाला कोई भी सहारा। जिस प्रकार से वहां का खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हम अपने यहाँ से सुरक्षा हटा देंगे जिससे पैसा बचेगा और कर्जधारियों के कर्ज वापस और उनको राहत भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहाँ पर यूएन में बोला भारत, कहा हमें आपके आतंकवादी और मेरे आतंकवादी के युग में नहीं लौटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर मानवता के लिए नासुर बन चुके आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत ने कहा है कि अमेरिका में 9/11 को हुए आतंकवादी हमले के 20 साल बाद आतंकवाद को हिंसक राष्ट्रवाद और दक्षिण पंथी चरमपंथ जैसी विभिन्न शब्दावली में विभाजित करने के प्रयास फिर से हो रहे हैं और विश्व को आपके आतंकवादी और मेरे आतंकवादी के दौर में नहीं लौटना चाहिए बल्कि इस समस्या का मुकाबला मिलकर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सही सीख दे दी गई है दोस्तों पाकिस्तान को। क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर कैंसर अस्पताल के लिए वो मदद इमरान खान बोले दिलीप कुमार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पेशावर में जन्मे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं उनकी दरिया दिली को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम ने बताया कि वो एक समय में अपनी मां के नाम पर कैंसर अस्पताल बनवाना चाहते थे। इस दौरान उन्हें पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने दिलीप कुमार से अपील की तो वो मदद के लिए तैयार हो गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दी है दोस्तों। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में दिलीप कुमार के निधन पर श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है दोस्तों। प्रथम महिला भी हमले में हुई है घायल। प्रधानमंत्री ने की है इसकी बड़ी पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, अपराधियों ने कैरिबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस के घर में घुसकर हत्या कर दी है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की हत्या किए जाने की पुष्टि यहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउडी जोसेफ ने की है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि घर में घुसे बदमाशों ने राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की गोली मारकर हत्या कर दी है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा जो भी देश जहाँ पर राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसे में आपको भी अगर लगता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है दोस्तों और ऐसे देश नहीं बल्कि अराजकताओं का देश है दोस्तों, गुंडागर्दी का देश है और आतंकवादियों का देश हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इसके लिए दो बातें जरूर कह दीजिएगा। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को दी है बड़ी बधाई, कहा देश के लिए काम करते रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल का कल यानी बुधवार को विस्तार हो गया। 43 नए मंत्रियों का शपथ कार्यक्रम भी पूरा हो गया दोस्तों। इस दौरान 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि इन 43 मंत्रियों के आने के बाद 13 बड़े चेहरों ने भी इस्तीफा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वो बड़े चेहरे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, बाबुल सुप्रियो, राव साहेब दानवे पाटिल, देवोश्री चौधरी, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार। जी हां दोस्तों, ये बड़े चेहरे माने जा रहे थे। ऐसे में इन 12 लोगों ने जिस प्रकार से दोस्तों इस्तीफा दिया है या इनको इस्तीफा दिलवाया गया, ऐसे में आपको क्या लगता है किसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, कौन सही था दोस्तों, और किसको लगता है कि आपको मंत्री में नहीं ज्वाइन करवाना चाहिए था दोस्तों? आपकी जो भी राय होगी कमेंट जरूर करिएगा इस पर। साथ ही आपको बता दें जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में आए बीजेपी के काम, मोदी कैबिनेट में मिल गया इनको इनाम। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कई ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है जो दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी में आए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में बीजेपी के काम आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब उनका इनाम मिला है और उन्हें मोदी नेट कैबिनेट में शामिल किया गया है दोस्तों। और शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिला। ऐसे में आप भी उनको कांग्रेचुलेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, 12 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर 12 जुलाई तक के लिए राज्य में सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इस बाबत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत चुनाव के मद्देनजर इन छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। इस बाबत सभी विभागों को विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों।